Hello friends, welcome to my YouTube channel Law Clarify. In this video, I will cover section 1 and 2 of Transfer of Property Act. Both are introductory sections. बहुत ही बेसिक सी नॉलेज देते हैं इस एक्ट के बारे में. बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल. शॉर्ट टाइटल मीन्स होता है कि इस एक्ट का नाम क्या होगा. जैसे कि एक पर्सन का नाम होता है ना, वैसे ही एक एक्ट का भी नाम होता है. तो इस एक्ट का नाम होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. दिस एक्ट में बी कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. ठीक है. कमेंसमेंट. कमेंसमेंट मीन्स होता है कि यह एक्ट कब से इफेक्ट में आ गया था. ठीक है. जैसे कि एक पर्सन की डेट ऑफ बर्थ होती है ना, वैसे ही एक एक्ट की भी डेट ऑफ बर्थ होती है, जिसे हम लीगल लैंग्वेज में कमेंसमेंट कहते हैं. वो बताता है कि कब से ये एक्ट जो है इफेक्ट में आ गया था. इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1882. यानी 1 जुलाई 1882 से ये एक्ट इफेक्ट में आ गया था. यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी ट्रांसफर 1 जुलाई 1882 से होंगे ना, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 से डील किए जाएंगे. एक्सटेंट. एक्सटेंट मीन्स होता है कि ये एक्ट कहाँ तक एप्लीकेबल होगा, कितने क्षेत्रफल तक ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, उसके बारे में बात करता है. इट एक्सटेंड्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस to the whole of India except the territories which immediately before the 1st November 1956 were comprised in Part B states or in the states of Bombay, Punjab and Delhi. ये बताता है कि जब पहली बार ये एक्ट इफेक्ट में आया था ना, इन द फर्स्ट इंस्टेंस, तो ये एक्ट पूरे होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल था एक्सेप्ट सिवाय द टेरिटरीज विच इमीडिएटली बिफोर द 1st November 1956 वर कंप्राइज इन पार्ट बी स्टेट्स और इन द स्टेट्स ऑफ बॉम्बे, पंजाब एंड दिल्ली. यानी 1 जुलाई 1882 को जब ये एक्ट एप्लीकेबल में आया, इफेक्ट में आया, तो ये होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल तो था, पर एक्सेप्ट मीन्स के सिवाय जो भी स्टेट्स पार्ट बी के स्टेट्स थे और बॉम्बे स्टेट्स था, पंजाब और दिल्ली स्टेट्स था, उनको छोड़कर ये एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल था. फिर आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर. बट दिस एक्ट और एनी पार्ट देयर ऑफ मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट बी एक्सटेंडेड टू द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट टेरिटरीज बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न्ड. ठीक है. अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन को इशू कर इस एक्ट या तो होल एक्ट को या तो इस एक्ट का कोई भी पार्ट को, या तो होल ऑफ स्टेट में या तो स्टेट के किसी भी स्पेसिफिक पार्ट में एप्लीकेबल कर सकती है. यानी उसके एक्सटेंशन को बढ़ा सकती है. ठीक है. एक्सटेंड माने इसके एप्लीकेशन को बढ़ा देना. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो करंट टाइम में पंजाब में क्या है, ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है. बट अगर पंजाब गवर्नमेंट चाहे तो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन को इशू कर या तो इस पूरे होल एक्ट को पूरे होल ऑफ पंजाब में एप्लीकेबल कर सकती है, या तो इस एक्ट का कोई भी पार्ट को, या तो पूरे होल ऑफ पंजाब में, या तो पंजाब के किसी भी एक स्पेसिफिक टेरिटरी में इस एक्ट के एप्लीकेशन को एक्सटेंड कर सकती है. आपको मैं एक डायग्राम बना के दूंगा जिससे आपको ये बढ़िया से क्लियर हो जाएगा. खाली स्पेस ले लूँ. ठीक है. हाँ, ठीक रहेगा. जैसे कि अगर पंजाब गवर्नमेंट चाहे तो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इशू करना है, या तो यह पूरा होल एक्ट, लेफ्ट साइड में देखिए, इस पूरे होल एक्ट, डब्ल्यू मीन्स होल एक्ट को. ठीक है. या तो पूरे होल पंजाब में, या तो पूरे होल पंजाब में, डब्ल्यू पी मीन्स होल पंजाब, या तो पंजाब के किसी स्पेसिफिक टेरिटरी में इस एक्ट को एप्लीकेबल कर सकती है. या तो पंजाब गवर्नमेंट चाहे तो इस पूरे होल एक्ट को नहीं, इस एक्ट का कोई स्पेसिफिक पार्ट, एसपी मीन्स स्पेसिफिक पार्ट को, उस स्पेसिफिक पार्ट को होल पंजाब में, या तो होल पंजाब में, या तो उस पंजाब के किसी स्पेसिफिक टेरिटरी में एप्लीकेबल कर सकती है. ठीक है. फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. अगर पंजाब गवर्नमेंट चाहे तो, अगर पंजाब गवर्नमेंट चाहे तो या तो इस पूरे होल एक्ट को पूरे होल ऑफ पंजाब में एप्लीकेबल कर सकती है, या तो इस पूरे होल एक्ट को पंजाब की किसी भी स्पेसिफिक टेरिटरी में एप्लीकेबल कर सकती है. एक बात ये हो गई. दूसरी बात, या तो इस पूरे होल एक्ट को नहीं, इस एक्ट के किसी स्पेसिफिक पार्ट को, एसपी मीन्स स्पेसिफिक पार्ट को, उस स्पेसिफिक पार्ट को या तो होल ऑफ पंजाब में एप्लीकेबल कर सकती है, या तो उस स्पेसिफिक पार्ट को पंजाब के किसी स्पेसिफिक टेरिटरी में, फॉर एग्जाम्पल अमृतसर टेरिटरी में एप्लीकेबल कर सकती है. ठीक है. आई होप आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा इस डायग्राम की मदद से.
ठीक आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। एंड एनी स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट मीन्स, एग्जेम्प्ट को नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, इसका मीन्स होता है डिलीट कर देना, इसके प्रोविजंस को रोक देना। अगर आइदर रेट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली एनी पार्ट ऑफ द territories administered by such government from all or any of the following provisions, namely section 54 paragraph 2 and 3, section 59, section 107, section 123। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन इशू कर इस एक्ट के जो भी ये सेक्शंस है, सेक्शन 54 का पैराग्राफ 2 एंड 3, सेक्शन 59, सेक्शन 107, सेक्शन 123। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो या तो ये पूरे जो ये सेक्शन दिए हैं पूरे सेक्शन, तो इन सेक्शन में कोई एक सेक्शन या दो सेक्शन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसके इफेक्ट को रोक सकती है। ठीक है, आइदर रेट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली मीन्स यानी प्रीवियस डेट से भी रोक सकती है और प्रोस्पेक्टिवली यानी फ्यूचर डेट से भी रोक सकती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फोरगोइंग पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, सेक्शन 54 पैराग्राफ 2 एंड 3, सेक्शन 59, सेक्शन 107, सेक्शन 123 shall not extend or to be extended to any district or tract country for the time being excluded from the operation of the Indian Registration Act under the power conferred by the first section of the act or otherwise। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ लग रहा है पढ़ने में, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर जहां जिस भी टेरिटरी में या कंट्री के किसी भी पार्ट में जहां पर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, या देखिए इसमें लिखा है टाइम बीइंग एक्सक्लूड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, यानी इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो ऑपरेशन है उसे एक्सक्लूड किया जाएगा। ठीक है, यानी किसी भी एनी डिस्ट्रिक्ट और ट्रैक्ट ऑफ कंट्री, या तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या तो किसी भी कंट्री के ट्रैक्ट मीन्स किसी भी पार्ट में, अगर वहाँ पर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा तो वहाँ पर जो इस एक्ट के सेक्शन 54 का पैराग्राफ 2 और 3 है, सेक्शन 59 है, सेक्शन 107 है, सेक्शन 123 है, वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आई होप आपको सेक्शन 1 बढ़िया से क्लियर होगा। सेक्शन 1 काफ़ी ही बेसिक सी नॉलेज देता है, बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और कई बार इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, तो आप इसे बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके पार्ट सेक्शन 2 को कवर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।